2 पैसे के दर्द से कराह उठी है जनता। रेल किराया बढ़ाकर सरकार ने जनता को दिया है जोर का झटका। अचानक रेल किराए में बढ़ोतरी का ऐलान, यह खबर वाकई चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। लेकिन अब सब कुछ सरकार का है, तो जो मन में आए वो करे। रेल मंत्री पवन बंसल ने एक तरफ से रेल की तकरीबन सभी श्रेणियों के किराए बढ़ा दिए और 21 जनवरी से जनता पर महंगाई का बोझ डालकर चलते बने। सेकंड क्लास मेल एक्सप्रेस ट्रेन 4 पैसे पर किलोमीटर, स्लीपर क्लास 6 पैसे पर किलोमीटर, एसी चेयर का 10 पैसे पर किलोमीटर, एसी 3 टायर 10 पैसे पर किलोमीटर। ये नए रेल मंत्री का पहला फरमान है। बजट से पहले ही ऐसा बोझ डाला है कि जनता भक्क रह गई है। ये क्या हुआ? कमाना पहले ही मुश्किल था, खाना उससे ज्यादा मुश्किल, और अब आना मुश्किल, जाना मुश्किल, मंजिल को निभाना मुश्किल। कहने को दुवन्नी और चवन्नी बंद हो गई, लेकिन सरकार ने इस दुवन्नी से ऐसी दुलत्ती मारी है कि दर्द से बिलबिला गया है आदमी। अब क्या पटना, क्या मुंबई, क्या चंडीगढ़ और क्या जयपुर भोपाल, और क्या एसी, क्या स्लीपर, शशि थरूर के हिसाब से सोचिए तो क्या कैटल क्लास। ये किराए का कोड़ा है। स्लीपर क्लास में आम जनता चलती है, स्लीपर क्लास में किराया बढ़ा जाना बिल्कुल गलत है। निम्न वर्ग के लोग जो मध्यम वर्ग से हैं, उनको जो है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पटना जाना है, अभी 1000 किलोमीटर यहाँ से पटना है, 6 पैसे किलोमीटर बढ़ रहा है, तो 60 रुपया हमारा बढ़ जाएगा। ये 60 रुपए बहुत होते हैं मैडम हम लोगों के लिए। पवन बंसल ठहरे चंडीगढ़ वाले। रेल से चलने का दर्द क्या जाने जनरल, स्लीपर, एसी और रिजर्वेशन का लफड़ा। 17 बरस बाद कांग्रेस के मंत्री के हाथ में कमान आई थी। लग ही रहा था कि अब मुसाफिरों की मौज के दिन गए, और हो ही गया। रेल किराया बढ़ेगा, ये संकेत तो पहले से ही मिल गए थे, लेकिन बढ़ोतरी कितनी होगी, इस पर सस्पेंस बरकरार था। रेलवे की दलील है कि ये बढ़ोतरी 10 साल बाद हुई है, इसलिए जायज है। लेकिन पहले से ही महंगाई की मार से जूझ रही जनता की जेब पर तो ये बढ़ोतरी भी भारी ही पड़ेगी। 10 बरस बाद जनरल में चलने वालों को बढ़े हुए किराए का स्पेशल तोहफा दिया है लालू, नीतीश, पासवान और ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी ने। सुविधाएं भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। वैसे रेल किराए बढ़ने में कोई वो आपत्ति वाली बात नहीं। ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, इस तरह के संकेत रेल मंत्री ने पहले भी दिए थे। किराए बढ़ोतरी होने पे कुछ नहीं, आम आदमियों पर सबसे ज्यादा असर होता है। हाई क्लास से कोई मतलब नहीं है इनको, उनकी हाई क्लास जितनी उनकी हाई इनकम उतनी। अब ये जनता के हाथ में है कि सरकार के इस न्यू ईयर गिफ्ट पर थैंक यू कहे या सॉरी, लेकिन सरकार ने मुसाफिरों की जेब का थैंक यू तो कर ही दिया है। जनता की जेब पर ऐसी रेल चली है कि बजट का खेल अभी से खुल गया है। आज तक ब्यूरो। तो जिस तरह की तस्वीर सामने आई है वो आपने देखी, किस तरह से किराए में इजाफा किया गया है। हमारे सामने भी ये चलती हुई ट्रेन जब आएगी तो आपको दिखाएगी कि किराए में कितना इजाफा, किस रूट पर कितना किया गया है, किस श्रेणी में किया गया है, वो आप देखिए। मुमकिन है जनता को इससे उतना फर्क नहीं पड़ता अगर वाकई भारतीय रेल अपने अलग अलग रूट्स पर जहां पर भी चलती है वहां पर कम से कम सुविधाओं में भी इजाफा दिया जाए। जितनी बढ़ोतरी की गई है उसके मुकाबले क्या ये इजाफा जायज है? हर आदमी यही सवाल पूछता है, क्योंकि जब भी इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं तो लोगों का कहना होता है कि शायद जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से रेलवे को सुधार की जरूरत है, अगर इस तरह से बढ़ावा किया जा रहा है, इस तरह से बढ़ोतरी की जा रही है, तो उसके समानांतर आप कुछ सुविधाएं भी तो बढ़ाइए। लगातार रेलवे की सुरक्षा हो, सुविधाएं हो, वो सब जस की तस एक तरफ पड़ी रहती हैं, लेकिन आप इन किरायों में जो इजाफा देख रहे हैं, जो बढ़ोतरी देख रहे हैं, वो अपने जगह पर हर तरीके से कायम है। उस पर कदम उठाने वाला कोई नहीं होता, और इसीलिए सारे लोग ये सवाल जानना चाहते हैं सरकार से। हर बार जब रेल बजट या उससे पहले इस तरह की कुछ घोषणाएं सामने आती हैं तो आखिर क्यों, आखिर कब तक? ये भले ही कहा जा रहा है कि 10 साल के बाद किया गया है, इसीलिए लाजमी है, होना ही था, लेकिन उन सवालों से बचकर आखिर सरकार कहां जाएगी जो आम आदमी उनसे पूछना चाहता है। क्योंकि रेलवे पर जितने लोग निर्भर हैं अपनी यात्रा के लिए, या फिर हम उन नौकरी के लिहाज से भी देख लें, तो फिर पूरे देश में बहुत सारे लोगों को जवाब चाहिए। बहरहाल किराए में बढ़ोतरी के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं।
दिल्ली लखनऊ, दिल्ली भोपाल, ये सारे किराए हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना इजाफा किस श्रेणी में किया गया है। और आपको अगर सफर करना है, तारीख भी आपको बता दी गई है, तो कितना इजाफा वहां पर होगा, किस श्रेणी में होगा, वो सारे आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए अब बात पाकिस्तान की करते हैं। किस तरह की धोखाधड़ी की है पाकिस्तान ने, वो दिखाते हैं आपको। यूं तो कहते हैं जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन इसे भी इंसानी तहजीब की सीमा से बाहर जाने की इजाजत नहीं। पाकिस्तानी सैनिकों ने एलओसी पर भारतीय गश्ती दल के 2 जवानों के साथ जिस बर्बरता से सुलूक किया, सीज फायर की आड़ में जिस तरह से इंसानियत का गला रेत दिया, उसके सामने तालिबान की वहशियत भी छोटी पड़ गई। ताबूत में लौट रहे भारतीय जांबाजों की शहादत की दास्तां आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। दिल्ली में आकर दोस्ती का राग अलापने वाले पाकिस्तान की नीयत को बेपर्दा कर दिया। पाकिस्तानी फौजी और तालिबानी आतंकी के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। जंग के मैदान में भी किसी देश के किसी भी सैनिक ने दुश्मन को ऐसी बर्बरता नहीं दिखाई होगी जो पाकिस्तानी सैनिक ने इन 2 जवानों के साथ की। लेकिन ये तस्वीरें शांति काल की हैं, वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर जारी है। वाकया मंगलवार का है। क्रिकेट के मैदान में भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती के बैट बॉल का खेल खत्म हुए महज 48 घंटे भी नहीं बीते थे कि सीमा पार से दूसरा खेल शुरू हो गया। पाकिस्तानी फौज ने न सिर्फ नियंत्रण रेखा बल्कि इंसानियत के हद की कंट्रोल लाइन को भी क्रॉस कर दिया। पुंछ के मेंढर इलाके में घुप कोहरे की ढाल में पाकिस्तानी फौज पहले घुसपैठ की जुगत में लगी रही। एलओसी पर पेट्रोलिंग कर रही भारतीय सेना की टुकड़ी ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोली का जवाब गोली से मिला तो पाकिस्तानी सैनिक धोखे पर उतर आए। मौसम और मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तानी सैनिकों ने बर्बरता के इतिहास में सबसे शर्मनाक पन्ना जोड़ दिया। दरिंदगी की इंतहा देखिए। पाकिस्तानी सैनिकों ने 13 राजपुताना राइफल्स की पेट्रोलिंग टीम में तैनात जवान लांस नायक हेमराज और सुधाकर सिंह का गला रेत डाला। कहा जा रहा है कि इस शर्मनाक करतूत को अंजाम देने के बाद एक जवान का सिर पाकिस्तानी सैनिक अपने साथ ले गए। आगे की साइड से ही आता है, कोई लाइन ऑफ कंट्रोल से ही आता है और कुछ लोग भागते हुए शायद नजर आए थे, तो ये इंडिकेशन उधर से ही है और दूसरी साइड में दूसरा ही देश है। खराब मौसम का फायदा उठाते हुए उन्होंने देखा कि कुछ पाकिस्तान रेगुलर ट्रुप्स जो कि एलओसी को क्रॉस करके भारतीय सीमा के अंदर थे और जब उनको चैलेंज किया गया तो दोनों के बीच में फायर फाइट हुआ और ये फायर फाइट तकरीबन 30 मिनट तक चला और इस फायर फाइट के अंदर हमारे 2 जवान शहीद हो गए। धोखे से इंसानियत का गला रेतने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की इस बर्बरता के बाद एलओसी पर तनाव का कोहरा घना हो गया। पाकिस्तानी सेना ने इस इलाके के कृष्णा घाटी, बलनोई, मनकोट सेक्टर की 8 पोस्टों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अपने सैनिकों की नापाक करतूत को छुपाने के लिए देर रात तक पाकिस्तान की ओर से गोला बारूद का खेल जारी रहा। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर 2 जवानों की शहादत के बाद इस पूरे इलाके में फिलहाल तनाव बना हुआ है। ये सेना का ड्यू हेडक्वार्टर है जिसके साथ इन दोनों जवानों का संबंध था। इनके शहीद होने के बाद कहीं ना कहीं जो माहौल है यहाँ पर पूरी तरह से तनावपूर्ण भी है और गमगीन भी। 2003 में भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बावजूद एलओसी पर गोलीबारी कोई नई बात नहीं, लेकिन पाकिस्तानी सेना की इस कायर बर्बरता ने हर हिंदुस्तानी के दिल पर ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें भुलाना आसान नहीं होगा। अशरफ वाणी के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। दुनिया भर के सियासतदानों ने कूटनीतिक मसलों का हल निकालने के लिए एक जुमले को सैकड़ों हजारों बार दोहराया है कि आप कुछ भी बदल सकते हैं, अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। इसी हकीकत को कबूल करते हुए हिंदुस्तान ने हमेशा पाकिस्तान की दोस्ती के हाथ को थामा, लेकिन दोस्ती की बुनियाद पर दगाबाजी की इमारत खड़ी करने की हिमाकत जिस तरह से पाकिस्तान ने की, सरकार पड़ोसी मुल्क पर डिप्लोमेटिक दबाव बनाने में जुट गई। न युद्ध के लिए मोर्चाबंदी हुई, न लड़ाई लड़ी गई। सीज फायर की आड़ में हुआ धोखे का वार। पाकिस्तानी फौज की बर्बरता का शिकार हुए 2 साथी जवानों को
शहीदों की तरफ विदाई तो दे दी गई, लेकिन हर हिंदुस्तानी फौजी के चेहरे पर एक ही सवाल है कि कब तक पाकिस्तान शहीदों की शान में गुस्ताखी करता रहेगा। सरहद के निगहबानों पर पाकिस्तान के नापाक कहर के बावजूद दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के बोल ठंडे क्यों हैं? हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में दिन रात सीमा की सुरक्षा की गारंटी देने वाले जवानों के साथ पाकिस्तानी सैनिकों के तालिबानी सलूक को रक्षा मंत्री की तरफ से उकसावे की कार्रवाई करार देना कितना सही है? Pakistan's army's action is highly provocative, and the way treated the dead body of the soldiers, Indian soldiers, is inhuman. We will convey our protest to the Pakistan government, and our DGMO will talk to his counterpart in Pakistan. We are closely monitoring the situation. दोस्ती का दांव चलकर दुश्मनी की सरहद को पार कर इंसानियत का सर कलम करने वाले पाकिस्तानी फौजियों की करतूत पर हंगामा मचा तो दिल्ली में बैठे पाकिस्तानी उच्चायुक्त को सरकार ने तलब कर लिया। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जब मीडिया से बात करने आए तो पाकिस्तान पर सीज फायर का करार तोड़ने की तोहमत लगाई, दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ने की दुहाई दी, डिप्लोमेसी की कॉपी बुक स्टाइल में पाकिस्तान पर आंखें तरेरी और सैनिकों की बर्बरता के लिए गलती मानने की मिन्नत भी की। But the specific context that has come to our notice about the manner in which the soldiers' bodies have been treated is, of course, a matter of very, very deep concern, and indeed a sense of hurt that's been felt is taken on board. We have conveyed this. This has been conveyed as being unacceptable. This has been conveyed. We are doing the best that's possible, and I expect that there will be some response from the other side. कूटनीतिक तौर पर इस मसले का हल शायद इसी तरह से निकलता होगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा कि हर बार धोखा खाने वाला हिंदुस्तान ही क्यों होता है? रिश्तों को मजबूत करने के पाकिस्तानी ढोंग को भांपने में हर बार हम ही क्यों चूक जाते हैं? कैमरे पर सद्भावना का भरोसा उन भारतीय सैनिकों पर ही क्यों भारी पड़ता है जो सीमा पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सरकार और दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इस बात से इनकार किया कि उनके किसी सैनिक ने एलओसी को पार किया, लेकिन हिंदुस्तान सरकार के सामने है उसके 2 सैनिकों की शहादत और उनके साथ अमानवीयता की हद पार किए जाने वाला व्यवहार। ऐसे में हिंदुस्तान सरकार को एक ऐसा जवाब देना होगा ताकि आगे कोई भी उसके सैनिकों की शहादत इस तरह ना ले सके। सुरक्षा मामलों के जानकारों की माने तो एलओसी पर जो कुछ भी हुआ उसे बर्दाश्त किया गया तो आने वाले दिनों में खतरे और बड़े होंगे। भारत की सेना जिसका खून इस समय उबल रहा है और भारत देश का खून इस समय उबल रहा है, भारत की सेना को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। कूटनीति की किताब में एक कहावत बहुत मशहूर है, कोई भी देश कुछ भी कर सकता है पर पड़ोसी नहीं बदल सकता। बतौर पड़ोसी पाकिस्तान की हकीकत से इनकार नहीं, लेकिन नापाक हरकतों के लिए उसे सबक सिखाने में आखिर क्या मुश्किल है? मनोज शर्मा के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, दिल्ली, आज तक। अब वाकई ये सवाल बेहद गंभीर हो गया है कि पाकिस्तान से किसी भी तरह का रिश्ता भारत क्यों रखे। इतिहास गवाह है कि जब भी रिश्ते सुधारने की पहल हुई है, पाकिस्तान ने पलट कर डसा है। क्रिकेट की कूटनीति अब देश के सम्मान पर भारी पड़ रही है। देश पूछ रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा कब तक करें और क्यों करें। हैवानियत की हदें टूट गईं, सितम को सहने का सब्र ठह गया, रिश्तों को सुधारने की शातिर चालें बेनकाब हुई और दोस्त जैसे शब्द के मायने मारे गए। अब इसे धीरज की परीक्षा कहना पाप है। ये सरहद पर हमारे सिपाहियों के आत्मसम्मान को अपने ही हाथों कुचलने से कम नहीं। अब ये सिलसिला टूटना चाहिए, पाकिस्तान से रिश्ते खत्म होने चाहिए, यही आवाज देश में बुलंद हो रही है। भारत सरकार का ये दायित्व बनता है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी इसका खंडन कर रहा है, कि सारे तथ्य इकट्ठा करे। जो पाकिस्तानी फौज के लोग हैं जिन्होंने ये किया है, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी सारी एविडेंस इकट्ठी करे
और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ये सब पेश करे ताकि पाकिस्तान का नाम भी स्पष्ट रूप से लिया जा सके। कभी क्रिकेट का मैदान तो कभी कूटनीतिक कुटिलता पाकिस्तान को कश्मीर में बहने वाली अमन की हवा जला रही है। वो परेशान है कि हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत सूबे को फिर से कैसे नफरत के शोलों से लहकाया जाए, कैसे वहां आतंक की फसल बोई जाए। एक बदहाल बेचैन मुल्क हमें भी तबाह करना चाहता है। ये रिश्ता अब तोड़ दिए जाने की दहलीज पर खड़ा है। देखिए, ये जो बातचीत और दोस्ती चल रही है ये जरा हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और हमें समझना चाहिए कि दोस्ती का रिश्ता पाकिस्तान निभाना नहीं चाहता। आज की तारीख में पाकिस्तान आर्मी एक बड़ी गंभीर हालत से गुजर रही है। उनके आर्मी चीफ का टेन्योर खत्म हो रहा है। उन्हें यह नहीं मालूम कि उन्हें एक्सटेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत के साथ एक एलओसी को एक्टिवेट कर दिया जाए और दोबारा से ये हरकतें की जाए। सरकार कह रही है कि पाकिस्तान को जवाब देना होगा। पाकिस्तान जवाब दे चुका है। वो हमें नसीहत दे रहा है। वो हमें युद्ध विराम की मर्यादा सिखा रहा है। सियासी दलों से आवाज उठ रही है कि कब तक ऐसे सांपों को दूध पिलाती रहेगी सरकार। उन्होंने 2 मारे, उनकी मान में घुसकर 40 मारो तो बात बने। अगर हमारे 2 जवानों का सर काट दिया है तो हमें ये हिम्मत चाहिए, हम वहां घुसकर 40 जवानों के सर उनके काट के यहां लाना चाहिए, तब ये देश बचेगा। नहीं तो पाकिस्तान की फौज संसद तक आएगी, दिल्ली तक घुसेगी और हमारे रक्षा मंत्री सोते रहेंगे। ये अब नहीं चलेगा। सरकार के ही एक धड़े से आवाज उठने लगी है कि पाकिस्तान से रिश्तों की पड़ताल होनी चाहिए। ऐसी दोस्ती और संबंध सुधारने की ये कवायद किस काम की है? जिस तरीके से हमारे सिपाहियों की गर्दन काटी गई है, ये एक वहशियाना सलूक है, बर्बरियत से भरा हुआ सलूक है। हम अपने पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन इस वाकये ने सवालिया निशान खड़ा किया है कि क्या पाकिस्तान हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहता है? वक्त के सरकते हुए साए पर झूठे रिश्तों की धूप पड़ती है। भारत भ्रम में जीता है। उसे लगता है कि भेड़िए का दिल बदल गया है, लेकिन वो तो घात लगाए बैठा रहता है। उसे बस मौका चाहिए। लेकिन अब नहीं। अगर उन्हें घुसकर मारने का माद्दा नहीं तो अपने ही घर में सम्मान से रहने का हक तो है। उस हक के लिए हमें बुलंद होना पड़ेगा। सरहदों की लकीरें और गहरी होनी चाहिए। पाकिस्तान उन लकीरों को मिटाने का हकदार नहीं। पाकिस्तान की तमाम दलीलों को झुठलाते हुए भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब कर सरकार ने साफ तौर पर हिदायत दी कि पाकिस्तान भविष्य में ऐसी हरकतों को ना दोहराए और शांति समझौते का पालन करे। धीरेन्द्र पुंडीर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। इस पर भी पाकिस्तान की हेकड़ी और झूठ देखिए। पाकिस्तान उच्चायोग ने इनकार किया है इस तरह की किसी भी घटना से। सलमान बशीर का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा युद्ध विराम का पालन करता है। पाकिस्तानी सेना ने ऐसी किसी घटना को अंजाम नहीं दिया। ये जो वाकये की जिसकी बात इस वक्त मीडिया पे की जा रही है, इस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानी अफवाज ने किसी वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया और हम इस किस्म के जो इल्जामात हैं उसको रिफ्यूट करते हैं, उसकी तरदीद करते हैं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इन वाकयात को कैसे डील किया जाए, हम ये समझते हैं कि इन वाकयात को मिलिट्री अथॉरिटीज दोनों तरफ की वो आपस में बेहतर तरीके से इन वाकयात को इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं और को ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि वो इस किस्म के वाकयात ना हो। देश के 2 जाबाज जवानों की शहादत से बेइंतहा गम और गुस्से का माहौल है। शहीदों के परिजनों के घर मातम है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी वो कह रहे हैं कि बेटा देश के लिए जान दे गया। फिर भी सवाल तो यही उठता है कि शहादत जैसे अल्फाज की आड़ में हम कब तक खामोश रहेंगे। सीमा पर संगीन थामने वाले मजबूत कंधे अपने बहादुर साथियों को संभाले हुए हैं। ये सलामी का वक्त है। चेहरे काठ के हो गए हैं, लेकिन भीतर भावनाओं का सागर लहरा रहा है। सीने में धधकते हुए शोले हैं और यहां से सैकड़ों मील दूर घर में बीसियों बेचैन निगाहें सवाल कर रही हैं।
मथुरा के रहने वाले शहीद हेमराज के घर भीड़ उमड़ी है। लांस नायक की शहादत को लोग सलाम तो कर रहे हैं, लेकिन मातम को कौन काट सकता है। हैरानी होती है ये जानकर कि पीड़ा के पहाड़ पर बैठे जवान के घर वालों का मन भी उतना ही ऊंचा है। शहीद हुआ है तो आप कैसा मानती हैं, कितना देश के लिए उन्होंने नाम रोशन किया? नाम रोशन करे और मेरे बेटा वही करे। हमें बहुत बड़ा, हमारे गांव में बहुत बड़ा मातम है और हमें ये गर्व भी है हमारे पूरे गांव में कि हमारा एक बच्चा जवान जो सीमा पर लड़ते लड़ते हुए शहीद हुआ है। शहीद लांस नायक सुधाकर सिंह मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाले थे। अभी कुछ दिनों पहले ही सेना में सर्विस के 10 साल पूरे हुए थे। घर वाले इस सदमे से टूट गए हैं। शहीद सुधाकर के ससुर खुद फौज में हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि फौजी होने का मतलब क्या है। हम तो देश के नेताओं से एक ही चीज की मांग करना चाह रहे हैं कि बार बार दोस्ती का सबक न बढ़ाएं। यदि ऐसी स्थिति है तो देश को आगे ले जाना है, तो युद्ध जैसी स्थिति हो तो हम फौज से रिटायर्ड हैं, हमें भी बुला ले, बिटोबल करें, लड़ाई लड़ें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कब तक ऐसा खून देश के नौजवानों खून देते रहेंगे नेता। 13 राजपूताना राइफल्स के शहीदों के लिए शब्दों की श्रद्धांजलि और शहादत की ऊंची बातें तो ठीक हैं, लेकिन हकीकत क्या है? उन छोटे परिवारों के खामोशी से टूट जाने की इन घटनाओं को हम शहादत का नाम देकर अपने कायर होने का सबूत देते हैं। सर्दी की हाड़ कपाने वाली हवाओं और जिस्म जलाने वाली तपिश के बीच अपने घरों से सैकड़ों मील दूर और सालों साल घर न लौटने वाले जवान पहरा देते हैं। उनका सम्मान इतना ही है जो उन्हें इस तरह की बर्बर मौत के बाद कोरी भावुकता के रूप में नसीब होता है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ विजय कुमार विश्वकर्मा, रीवा आज तक।